अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। रिमांड की मुद्दत पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में इस केस का चालान पेश कर दिया। इस दौरान मैं खासी तैयारी कर चुका था, लिहाजा मैंने वकालतनामे के साथ ही मुल्जिमा की दरख्वास्त ज़मानत भी दायर कर दी। कत्ल के मुल्जिम की ज़मानत नामुमकिन हद तक मुश्किल होती है और वो भी पहली पेशी पर तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। चुनांचे जज ने मेरे पेश करदा दलाइल को रद्द करते हुए मुल्जिमा जाहिदा को जुडिशनल रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा 2-3 पेशियां अदालत की तकनीकी कार्रवाई की नज़र हो गईं। अदालत की बाकायदा कार्रवाई शुरू होने में कोई 2 माह लग गए, लेकिन आगे बढ़ने से कबल मैं चंद ज़रूरी बातें आपकी खिदमत में पेश कर दूं। इसमें सबसे अहम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल लियाकत हुसैन की मौत 12 अप्रैल की रात 7 और 8 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। उसे घर के अंदर गर्दन काटकर मौत के घाट उतारा गया था। रिपोर्ट में इस बात की वजाहत मौजूद थी कि जब उसकी गर्दन पर किसी तेज़धार आले की मदद से वार किया गया, उस वक्त वो हालत नींद में था, गोया सोते में उसे कत्ल किया गया था। इस दौरान परवेज़ गाहे बगाहे मेरे पास चक्कर लगाता रहता था। मैंने उसे हर जाविये से घिसकर देख लिया। उसने थोड़े तअम्मुल के बाद इस बात का इकरार तो कर लिया था कि वो मुल्जिमा जाहिदा से मोहब्बत करता था और इससे शादी का ख्वाहिशमंद था, लेकिन हजार कोशिश के बावजूद भी उसने ये मानकर नहीं दिया कि किसी भी हवाले से लियाकत हुसैन की मौत में उसका हाथ रहा हो। इस सिलसिले में वो बड़ी बड़ी कस्में खाने के बाद बोला, बेग साहब, अगर मुझे यही काम करना होता तो बहुत पहले कर चुका होता। मैंने कहा, देखो परवेज़, तुम्हारा दावा है कि जाहिदा ने अपने सौतेले बाप को कत्ल नहीं किया, वो बेगुनाह और बेकसूर है। वकील सफाई होने के नाते मेरा अंदाज़ा भी यही है, लेकिन हमारे इन ख्यालात और अंदाज़ों की अदालत में कोई अहमियत नहीं। अदालत हर बात के लिए ठोस सबूत मांगती है। क्या तुम अपने दावे की सच्चाई साबित करने के लिए कोई मजबूत दलील दे सकते हो? वो तामुल करते हुए बोला, दलील और सबूत तो कोई नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरा दिल कहता है जाहिदा को किसी गहरी साजिश के तहत इस केस में मुलविस करने की कोशिश की गई है। वो कातिल नहीं है। अदालत दिल के कहे का एतबार नहीं करती परवेज़, मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। वो उलझन ज़दा अंदाज में इधर उधर देखने लगा। मैंने कहा, परवेज़, लियाकत हुसैन कत्ल हुआ तो है, इसका मतलब है कि इसे किसी ने कत्ल भी किया है। अगर जाहिदा कातिल नहीं, जैसा कि हमारा ख्याल है, तो फिर हमें ये पता चलाना होगा कि लियाकत हुसैन को किसने कत्ल किया है। ये बहुत ज़रूरी है। क्या तुम इस बारे में कोई अंदाज़ा कायम कर सकते हो? वो थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, जनाब, सच्ची बात पूछें तो मेरा ध्यान जाहिदा की माँ खतीजा की तरफ जा रहा है। खतीजा कोई अच्छी औरत नहीं है। मैंने उसके फरोई तबसरे को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, तुम्हारा ध्यान किस बिना पर खतीजा की तरफ जा रहा है? वो मुझे कोई मुदल्लिल जवाब न दे सका। मैंने उसे ये ड्यूटी सौंप कर रुखसत कर दिया कि वो अपनी आंखें और कान खुले रखे और ये मालूम करने की कोशिश करे कि लियाकत हुसैन का असल कातिल कौन है। उसने मुझसे वादा किया कि वो मेरी हिदायत पर अमल करेगा। जैसा कि मैंने बताया है, अदालत की बाकायदा कार्रवाई में कोई 2 माह लग सकते थे। जिस रोज़ इस पेशी का वक्त आया, अदालत का कमरा सामाईन से भरा हुआ था। जज अपने चैम्बर से निकला और कुर्सी इंसाफ पर बराजमान हो गया। चंद लम्हात तक वो हाज़रीन अदालत को टटोलती हुई नज़रों से देखता रहा, फिर कार्रवाई का आगाज़ करते हुए कहा, इसकी मुखातिब इस केस की मुल्जिमा और मेरी मुवक्किल जाहिदा थी। बीवी, तुम पर इल्ज़ाम है कि 12 अप्रैल की रात 7 और 8 बजे के दरमियान तुमने अपने सौतेले बाप लियाकत हुसैन को मौत के घाट उतारा है। क्या तुम अपने इस जुर्म का इकरार करती हो? जज के इस्तफसार के जवाब में मुल्जिमा जाहिदा ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इसके बाद इस्तगासे के गवाहों की बारी आई, लेकिन इससे पहले कि गवाहों के बयानात का सिलसिला शुरू होता, मैंने जज से दरख्वास्त की कि मैं इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर से चंद सवालात करना चाहता हूँ। किसी भी IO की हैसियत इस्तगासा के एक गवाह की सी होती है और हर पेशी पर इंक्वायरी ऑफिसर को अदालत के कमरे में मौजूद रहना पड़ता है। जज ने मेरी दरख्वास्त को लायक तवज्जो जाना और उसके इशारे पर तफ्तीशी अफसर
विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हो गया। शायद मैं आपको ये बताना भूल गया कि इस केस के तफ्तीशी अफसर का नाम शफी शाह था। वो ओहदे के एतबार से एक इंस्पेक्टर था और मुतालिका थाने का इंचार्ज भी वही था। शाह साहब, मैंने आईओ की तरफ देखते हुए दोस्ताना लहजे में कहा, आप एक तरह से इस्तगासा के वाली वारिस हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं जनाब, वो भी दोस्ताना अंदाज में बोला, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैंने कहा, मैंने इस्तगासा की रिपोर्ट का बगौर मुताला किया है और मेरी समझ में ये बात आई है कि मुल्जिमा जाहिदा को सिर्फ इस बिना पर गिरफ्तार किया गया है कि वो मकतूल से शदीद नफरत करती थी। इसकी गिरफ्तारी की एक वजह नफरत भी है, आईओ ने वजाहत करते हुए बताया। इसके अलावा सबसे मजबूत जवाब यह है कि मकतूल ने अपनी मौत से एक रोज़ कबल थाने में आकर इस खदशे का इजहार किया था कि मुल्जिमा की तरफ से इसकी जान को ख़तरा है। वो इस घर में ख़ुद को बहुत गैर महफूज महसूस करता है। इस रिपोर्ट के अगले ही रोज़ वो अपनी ख्वाबगाह में कत्ल कर दिया गया। लिहाजा मकतूल के आखिरी खदशाती बयान को हमने बहुत ज़्यादा अहमियत दी और मुल्जिमा को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, तो क्या इस तफ्तीश के दौरान मुल्जिमा ने अपने जुर्म का इकरार कर लिया था? नहीं जनाब, वो सेहत जुर्म से इनकारी है। उसने अपनी शिकस्त का एतराफ़ करते हुए जवाब दिया, लेकिन इस्तगासा के पास कुछ ऐसी शहादतें मौजूद हैं कि मुल्जिमा का जुर्म मोअज़्ज़ज़ अदालत के रूबरू साबित हो जाएगा। मैंने सिलसिला सवालात को आगे बढ़ाते हुए कहा, शाह साहब, आपने बताया है कि अपनी मौत से एक रोज़ कबल मकतूल आपके पास आया था और उसने इस खदशे का इजहार किया था कि मुल्जिमा उसकी जान लेना चाहती है। मकतूल की मौत 12 अप्रैल की रात वाक़ हुई है। इसका मतलब है कि वो 11 अप्रैल को आपके पास आया था। उसने इस बात में जवाब दिया। मैंने पूछा, शाह साहब, आपको याद होगा वक़ुआ से 2 रोज़ कबल यानी 10 अप्रैल को मकतूल के महल्ले के चंद अफराद आपके पास आए थे और उन्होंने मकतूल के ज़ालिमाना रवैये की शिकायत करते हुए आपसे ताउन की दरख्वास्त की थी। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, उसने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। मैंने उनकी शिकायत पूरी तवज्जो से सुनी थी, लेकिन इस शिकायत पर कोई कानूनी कार्रवाई करने की बजाय इन्हें आपने सूखा टरखा दिया था। मैंने कदरे तंजिया लहजे में कहा। वो तुर्श लहजे में बोला, वकील साहब, आप तो कानूनदान हैं, मैं भला आपको क्या समझाऊंगा। कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए हमें भी कुछ देखना और सोचना पड़ता है। इन लोगों की शिकायत मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त की जिंदा मिसाल थी। उसूली तौर पर जाहिदा या खतीजा को मेरे पास आना चाहिए था और मैंने इनसे कहा भी यही था, और इन माँ बेटी में से किसी को मेरे पास ले आएं तो मैं इनकी शिकायत दूर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन वो लम्हे भर को रुका और फिर इजाफा करते हुए बोला, लेकिन इनकी बजाय अगले रोज़ मकतूल खुद मुझसे मिलने थाने आ गया और उसने मुझे बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुनाई। मैंने इसे डांट डपट करते हुए ये भी बताया कि इसके खिलाफ मेरे पास एक संगीन नोयत की शिकायत दर्ज कराई गई है। वो अपनी बीवी खतीजा और सौतेली बेटी जाहिदा के साथ बड़ा जालिमाना बर्ताव करता है। इस पर वो बड़ी बड़ी कस्में खाकर मुझे यकीन दिलाने की कोशिश करने लगा कि मुझे बिल्कुल गलत बताया गया है, जबकि हकीकत हाल ये है कि वो अपनी बीवी और सौतेली बेटी का बहुत ख्याल रखता है। बीवी से छोटा मोटा झगड़ा हो जाना अलग बात है, लेकिन इसने कभी जायदा को उफ तक न की। बहरहाल मैंने इसे समझा बुझाकर रुखसत कर दिया था और इससे अगले ही रोज़ इसे कत्ल कर दिया गया। ठीक है, मैंने सरसरी लहजे में कहा। आईओ साहब, आपने बताया कि मकतूल इस खदशे के साथ आपके पास पहुंचा था कि मुल्जिमा से इसकी जान को ख़तरा है। क्या उसने इस खदशे का कोई सबब भी बताया था? जी हाँ, उसने इस बात में सर हिलाया। उसका कहना था कि मुल्जिमा उससे शदीद नफरत करती है। उसने शदीद नफरत की वजह भी बताई होगी। मुल्जिमा को गवारा नहीं था कि कोई दूसरा शख्स उसके बाप की जगह ले। आईओ साहब ने जवाब दिया। फिर तो उसे अपनी माँ से भी नफरत करना चाहिए थी। मैंने एक अहम नुक्ता उठाया, क्योंकि इसकी मुखालफत के बावजूद भी खतीजा ने अपनी मर्जी से ये शादी की थी। हो सकता है वो अपनी माँ खतीजा से भी नफरत करती हो, वो बेपरवाही से बोला। मुझे इनके घरेलू हालात का तफसीली इल्म नहीं है। मैंने सवालात के ज़ाविये को तब्दील करते हुए इंक्वायरी ऑफिसर से पूछा, मुझे पता चला है कि आलाए कत्ल
तलाश करने में आपको एक भी पापड़ नहीं बेलना पड़ा था। वो तेज धार छुरी जिसकी मदद से मकतूल की शहरत काटी गई, वो मकतूल के बेड के नीचे पड़ी मिल गई थी। इस खूनालू छुरी को आपने फौरन अपने कब्जे में कर लिया था? उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। आपको बिल्कुल दुरुस्त पता चला है। मैंने पूछा, आला कत्ल को कब्जे में करते ही आपने इस पे से फिंगरप्रिंट्स तो ज़रूर उठाए होंगे, लेकिन पता नहीं फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट्स देखने को क्यों नहीं मिली। वो रिपोर्ट इसलिए आपकी नज़र से नहीं गुजरी कि फिंगरप्रिंट्स उठाने में कामयाबी नहीं हो सकी थी, शफीशा ने जवाब दिया। क्यों? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। वो इसलिए कि आला कत्ल फल से लेकर दस्ते तक खून में लिथड़ा हुआ था, आइयो वजाहत करते हुए बोला। एक आध मामूली सी खुली जगह मिली, लेकिन वहाँ कोशिश करने के बावजूद भी कातिल की उंगलियों के निशानात को हासिल नहीं किया जा सका। आप इसे एक इत्तेफाकी केस समझे या फिर मुलजिमा की खुशकिस्मती? मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और मायनाखेज अंदाज में कहा, मैं इसे इत्तेफाक से ज़्यादा मुलजिमा की बदकिस्मती समझूंगा। बदकिस्मती? उसने हैरत भरे लहजे में दोहराया। वो क्यों वकील साहब? मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। बदकिस्मती इसलिए कि अगर आप आला कत्ल पर से कातिल की उंगलियों के निशानात उठाने में कामयाब हो जाते तो इसी लम्हे मेरे मुवक्किल की बेगुनाही साबित हो जाती, क्योंकि आपको कहीं भी मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स ना मिलते और जो प्रिंट्स आपको हासिल होते वो मुलजिमा की उंगलियों के निशानात से कतई मुख्तलिफ होते। मेरा बयान करता नुक्ता पता नहीं उसकी समझ में आया था या नहीं। बहरहाल वो इस बात में गर्दन हिलाकर रह गया। मैंने जिरह के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछा, यकीनन आपने जाए वक़ूआ का बड़ी तफसील से मुआयना किया होगा। मैंने अपनी कोशिश के तहत कुछ मालूमात हासिल कर ली हैं, आपसे इनकी तस्दीक चाहूँगा। वाज़ेह रहे कि मुलजिमा की वालिदा खतीजा इन मालूमात की तस्दीक कर चुकी है। ठीक है, पूछें आप क्या पूछना चाहते हैं, वो बेपरवाही से बोला। मैंने पूछा, क्या ये दुरुस्त है कि जाए वक़ूआ यानी मकतूल का बेडरूम 10 ज़रब 12 फीट की पैमाइश का हामिल कमरा है और इसके एक कोने में बेड बिछा है। बेड की पैमाइश 5 बाय 6 फीट है। उसने चौंक कर मेरी जानिब देखा और तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, आपकी मालूमात दुरुस्त हैं। इसके जवाब देने का अंदाज ऐसा ही था जैसे तवक्को कर रहा हो मैं जिरह की पिटारी में से कोई ख़तरनाक सांप बरामद करने वाला हूँ। मैंने इसकी तवक्को को पूरा करते हुए कहा, आइयो साहब, इस बेडरूम में दाखिल होने का रास्ता मगरबी दीवार में है, जबकि मज़कूरा बेड मगरबी और शुमाली दीवार के अतसाल से बनने वाले कोने में बिछा हुआ है, और वो भी इस तरह के बेड का सिरहाना दीवारों से बनने वाले कोने की सिमत है। इसी बेड पर लियाकत हुसैन को सोते में कत्ल किया गया है और इसी बेड के नीचे से आपको आला कत्ल मिला था। जी जी, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, वो जल्दी से बोला। मैंने इस्तफसार किया, आपने आला कत्ल यानी इस खतरनाक छुरी पर भी तहकीक फरमाई है, जिसके नतीजे में आपको पता चला था कि वो इस घर में इस्तेमाल होने वाली छुरी नहीं थी, बल्कि वो इस घर के लिए एक नई चीज़ थी। उसने उस बात में जवाब दिया, जी हाँ, खतीजा ने मुझे बताया था कि इस छुरी का इनके घर से कोई ताल्लुक़ नहीं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमें बताती है कि मकतूल को सोते में कत्ल किया गया था। मैंने जिरह के सिलसिले को समेटते हुए कहा, और इसकी मौत का वक्त रात 7:30 और 8 बजे के दरमियान है। ये एक ऐसा वक्त है जब रात का आगाज़ होता है। क्या आप मुझे बताना पसंद फरमाएंगे कि मकतूल रात शुरू होते ही ऐसी बेखबरी की नींद क्यों सो रहा था कि किसी ने उसकी गर्दन काट कर उसे मौत की नींद सुला दिया और उसे मुतलिक खबर ना हो सकी? आपके सवाल का बिल्कुल मुंतकी जवाब तो मुलजिमा की माँ खतीजा ही दे सकती है, वो माज़रत खाना अंदाज में बोला। मेरी मालूमात ये हैं कि इस रोज़ मकतूल की तबीयत ठीक नहीं थी। ओके, मैं आपकी मौजूदगी में ये सवाल मकतूल की बेवा खतीजा से ज़रूर पूछूंगा, मैंने मसालेहाना अंदाज में कहा। अब आप ये बताएं कि जब आप जाए वक़ूआ पर पहुँचे तो आपने मकतूल को किस हालत में देखा था? मुर्दा हालत में, वो गहरी संजीदगी से बोला। मैं उसकी लाश की पोजीशन के बारे में पूछ रहा हूँ। वो अपने बिस्तर पर चित लेटा था। आइयो मेरे सवाल की तह में उतरते हुए बोला, और उसकी गर्दन शहरक पर से कटी हुई थी। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जब उसकी गर्दन पर छुरी चलाई गई तो उसने खामोशी
जान दे दी, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए तेज लहजे में कहा। वो जैसे चित लेटा था बिल्कुल वैसे ही पड़ा रहा। वो जल्दी से बोला, आप मेरा मतलब समझ नहीं सके, या फिर मैं अपनी बात की वजाहत नहीं कर सका हूँ। जी मैं सुन रहा हूँ, आप इरशाद फरमाए। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कह दिया। वो थूक निकलते हुए बोला, मैं दरअसल ये कहना चाह रहा था कि मेरे ख्याल में जब मकतूल को मौत के घाट उतारा गया तो वो अपने बेड पर चित सोया हुआ था। गर्दन कटने के सबब उसके बदन में हरकत पैदा हुई और उसकी पोजीशन वो ना रही जो पहले थी। मैंने जब उसकी लाश को देखा तो वो कमोबेश करवट के बल बेड के सिरे पर पहुंचा हुआ था। कौन से सिरे पर? मैंने उसके खामोश होते ही सवाल दाग दिया। वो सिरा जो दीवार की जानिब है, आइयो ने जवाब दिया। शुमाली दीवार वाला सिराना? उसने आंखें बंद करके अपने जहन में जाए वकुआ के नक्शे को ताज़ा किया, फिर आंखें खोलते हुए बोला, बिल्कुल बिल्कुल। बेड की एक साइड कमरे की शुमाली दीवार के साथ लगी हुई है और दूसरी साइड से बेड पर उतरना चढ़ना होता है। अगर उसका मुर्दा जिस्म इस सिमत में बेड पर पड़ा हुआ मिलता तो फिर दीवार का जिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए रुका, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, बिस्तर की हालत और इस पर लगे हुए खून के धब्बों से अंदाज़ा होता है कि मौत के मुंह में जाने से कब्ल मकतूल बेड की दीवार वाली साइड ही में चित लेटा हुआ था। थैंक यू आइयो साहब, मैंने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए कहा। फिर अचानक ही इससे पूछा, क्या आपको मालूम है इस केस की मुल्जिमा और मेरी मौक्किल जाहिदा लेफ्ट हैंडर है? नहीं, वो गड़बड़ा गया। हाँ हाँ। जज ने चौंक कर इंक्वायरी ऑफिसर की तरफ देखा और कदरे सख्त लहजे में इस्तफसार किया। शाह जी, आप कहना क्या चाहते हैं? आपने वकील साहब के एक सवाल के दो मुख्तलिफ जवाब दिए हैं। क्यों? वो उलझ तो चुका ही था। समझने की कोशिश करते उसने वजाहत पेश की। वो जनाबे अली, बात दरअसल यह है कि वकील सफाई ने इतना अचानक ही सवाल किया है कि मैं थोड़ा इधर उधर हो गया था। मेरा मतलब है मेरा ध्यान इधर उधर हो गया था, जबकि मैं जानता हूँ मुल्जिमा बाएं हाथ से लिखने और काम करने की आदी है। मैंने उसकी हरकत व सकनात का खुद अपनी आंखों से मुशाहिदा किया है और एक दो ज़रूरी कागजात पर उसे दस्तखत करते हुए भी देखा है। यह बड़ी अच्छी बात है कि आपने मुल्जिमा की हरकत व सकनात का बगौर जायज़ा लिया है, मैंने मायना खेज लहजे में कहा। उसके साथ ही अदालत का वक्त ख़त्म हो गया। इस पेशी पर हमारे केस का नंबर खासा पीछे लगा हुआ था, इसलिए कार्रवाई के लिए ज़्यादा वक्त न मिल सका। जज ने 15 रोज़ बाद की तारीख देकर दरख्वास्त बर्खास्त कर दी। अदालत बर्खास्त कर दी। आइंदा पेशी पर इस्तगासा की जानिब से सलमा नामी एक औरत को गवाही के लिए पेश किया गया था। सलमा भी गोलीमार ही की रहने वाली थी। उसका घर खतीजा वाली गली में 4 घर छोड़कर वाक़ था। वो वाजबी सी शक्ल सूरत की मालिक एक अधेड़ उम्र औरत थी। सलमा ने सच बोलने का हलफ उठाया और अपना मुख्तसर सा बयान रिकॉर्ड करवाया। इसके बाद वकील इस्तगासा की इजाज़त से गवाहों वाले कटहरे के पास पहुंच गया। उसने खंगार कर गला साफ किया और इस्तगासा की गवाह सलमा की जानिब देखते हुए सवाल किया, आपको इस महल्ले में रहते हुए कितना अरसा हुआ है? मैंने जब से होश संभाला है खुद को गोलीमार ही की गलियों में देखा है, वो अपने मखसूस अंदाज में बोली। बुजुर्ग बताते हैं कि वो शुरू से वहीं रह रहे हैं। शुरू से? पता नहीं उसकी क्या मुराद थी, ये दुनिया शुरू होते वक्त या क़याम पाकिस्तान के इब्तिदाई दिनों से। चूँकि वकील इस्तगासा ने इस सिलसिले में कोई वजाहत ज़रूरी नहीं समझी थी, इसलिए गवाह ने अस खुद कोई तफसीली बयान देने की कोशिश नहीं की। फिर तो आप मुल्जिमा और उसके घर वालों को बड़ी अच्छी तरह जानती होंगी, वकील इस्तगासा ने जिरह के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछा। गवाह ने मुल्जिमा जाहिदा की तरफ देखते हुए जवाब दिया, जी बहुत अच्छी तरह। मुल्जिमा के बारे में आपकी क्या राय है? ये बहुत ही गुस्सावर है, इस्तगासा की गवाह ने जवाब दिया, एकदम आग का गोला। इसका मतलब है कि मुल्जिमा से अक्सर आपकी बातचीत होती रहती है? जब एक महल्ले एक गली में रहेंगे तो लाजमी बात है, उठते बैठते आते जाते बातचीत तो होगी ही। वकील इस्तगासा ने इससे पूछा, ठीक है, बाज़ लोगों को कम गुस्सा आता है और बाज़ अफराद को ज़्यादा, लेकिन आपने ख़ास तौर पर मुल्जिमा के लिए आग का गोला के अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए हैं? क्या इसकी कोई ख़ास वजह है? मैं बखूबी समझ रहा था वकील इस्तगासा इस अंदाज में जिरह के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कौन सी मंजिल तक पहुंचना चाहता है।
لہذا خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھتا رہا۔ استغاثہ کی گواہ سلمیٰ نے اس کے سوال کے جواب میں بتایا، میں نے ملزمہ کو آگ کا گولہ اس لیے کہا ہے کہ اس کے غصے میں ایک خاص قسم کا انتقامی جارحانہ پن پایا جاتا ہے، جسے نشانے پر رکھ لیتی ہے، پھر اس کے خلاف سوچتے ہوئے اسے کسی بات کی پرواہ نہیں رہتی۔ اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے۔ آپ اسے آتشی مزاج کہہ سکتے ہیں۔ وکیل استغاثہ نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی اور پوچھا، کیا آپ معزز عدالت کے روبرو ملزم کی آتش مزاجی کی کوئی مثال پیش کر سکتی ہیں؟ میں وکیل استغاثہ کی چال کو شروع ہی میں سمجھ گیا تھا، اب اس کے عزائم کھل کر سامنے آ رہے تھے۔ سلمیٰ نے اس کے استفسار کے جواب میں بڑے دھڑلے سے ملزمہ کی سمت انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، سب سے بڑی مثال تو آپ کے سامنے ہے وکیل صاحب۔ ملزمہ اپنے سوتیلے باپ سے شدید نفرت کرتی تھی اور بالآخر اس نفرت نے ملزمہ کو آج عدالت میں لا کھڑا کیا ہے۔ اگر یہ لڑکی اپنے غصے اور جلال کو قابو میں رکھتی تو اسے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ وکیل استغاثہ بڑی پلاننگ سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے گواہ کے جواب ہی سے ایک نکتے کو اچک لیا اور قدرے اضطراری انداز میں استغاثہ کی گواہ سلمیٰ سے پوچھا، کیا کبھی ملزمہ نے آپ کے سامنے اپنی اس نفرت کا اظہار بھی کیا تھا جو وہ اپنے سوتیلے باپ یعنی لیاقت حسین کے لیے اپنے دل میں رکھتی تھی؟ کوئی ایک بار؟ سلمیٰ نے مخصوص انداز میں اپنے ہاتھ کو حرکت دی اور جواب کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، اس نے کئی مرتبہ اس سلسلے میں مجھ سے بات کی تھی۔ میں نے ہر دفعہ اسے سمجھایا کہ اس کی ماں ختیجہ نے جو بھی کیا وہ حالات کا تقاضا تھا۔ دوسری شادی کرنا کوئی جرم یا گناہ کا کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے باپ مظفر علی سے زیادہ محبت کرتی تھی، میں مانتی ہوں، مظفر تھا بھی اسی لائق کہ دوسرے سے محبت کریں، مگر یہ تو کوئی طریقہ، یہ اصول نہیں کہ سگے باپ کی محبت کو سوتیلے باپ سے نفرت میں بدل دے۔ وہ مقتول کو مرحوم کا مقام نہیں دینا چاہتی، نہ دے، لیکن اس کے بدلے میں شدید نفرت کی تو کوئی تک نہیں بنتی نا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے تھمی، دو چار گہری گہری سانسیں کھینچیں، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولی، ہاں تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے ایک دو بار ملزمہ کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا تھا کہ یہ مقتول سے اس قدر نفرت کرتی ہے کہ اگر اسے موقع ملا تو وہ اس کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرے گی، اور آپ دیکھ لیں، وہ معنی خیز انداز میں بولی، پھر ایکیوز باکس میں کھڑی ملزمہ کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس آگ کے گولے نے آخر اپنے سینے میں دہکتے ہوئے نفرت اور انتقام کے الاؤ کو ٹھنڈا کر ہی لیا۔ وکیل استغاثہ اپنے گواہ کی زبانی معزز عدالت کو جو کچھ باور کرانا چاہتا تھا، اپنی عقل و فہم کے مطابق وہ اس میں کامیاب ہو گیا تھا، لہذا اس نے فاتحانہ انداز میں میری جانب دیکھتے ہوئے جرح کے سلسلے کو موقوف کر دیا۔ میں اپنی باری پر اٹھا اور گواہ والے کٹہرے کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں نے استغاثہ کی گواہ سلمیٰ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے براہ راست سوال کیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا ہے کہ ملزمہ آپ کی گلی میں رہتی تھی اور اکثر و بیشتر آپ کو اس کے خیالات جاننے کا بھی موقع ملتا رہتا تھا، ذرا سوچ کر جواب دیں، کیا کبھی ملزمہ نے آپ کو بھی کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی؟ مجھے وہ کیوں نقصان پہنچائے گی؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی، مجھ سے اس کی کیا دشمنی؟ یعنی آپ تسلیم کرتی ہیں کہ ملزمہ آپ کی دشمن نہیں ہے؟ ہاں ہاں، اس میں ایسی الجھن والی کون سی بات ہے؟ اگر وہ آپ کی دشمن نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اسے اپنا دوست سمجھتی ہیں؟ وہ میرے سوالات میں الجھ کر رہ گئی، متعاملانہ انداز میں بولی، یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ آپ جسے اپنا دشمن نہ سمجھیں وہ آپ کا دوست بھی ہو۔ میری ملزمہ سے کبھی دوستی رہی ہے اور نہ ہی دشمنی۔ جب آپ کی ملزمہ سے کبھی دوستی نہیں رہی اور دشمنی نہیں رہی تو پھر آپ اس کیس میں اس سے دشمنی کرتے ہوئے کیوں دکھائی دے رہی ہیں؟ میں نے خاصی جارحانہ انداز میں سوال کیا۔ وہ گڑبڑا کر رہ گئی، مجھ سے پوچھنے لگی، میں نے کیا دشمنی کی ہے؟ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا اور خاصی سخت الفاظ میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، سلمیٰ بیگم، آپ نے وکیل استغاثہ کی جرح کے جواب میں معزز عدالت کے روبرو بتایا کہ ملزمہ انتہائی غصہ ور، منتقم مزاج اور جارحانہ انداز کی مالک ہے، یہاں تک کہ آپ نے اسے آگ کے گولے سے تشبیہ دے ڈالی۔ یہ بھی کہا کہ ملزمہ جس شخص کو نشانے پر رکھ لیتی ہے
اس کے خلاف سوچنے اور عمل کرتے ہوئے اسے کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ انہی خصوصیات کی بنا پر آپ نے ملزمہ کو آگ کا گولا، آتش مزاج اور پتہ نہیں کون کون سے خطاب دے ڈالے ہیں۔ جو شخص آپ کا دوست ہو اور نہ ہی دشمن، اس کے بارے میں اس نوعیت کی بیان بازی کیا معنی رکھتی ہے؟ کیا یہ ملزمہ کے لیے آپ کی کھلی دشمنی نہیں ہے؟ اس نے بوکھلاہٹ آمیز انداز میں اپنے زہری ہونٹ کو دانتوں سے دبایا، پھر خاصے منتشر لہجے میں بولی، میں نے ملزمہ کی عادات و اطوار اور مزاج کو جیسا پایا ویسا ہی بیان کیا ہے۔ میرے اس عمل سے کہیں بھی دشمنی نہیں جھلکتی۔ بہت خوب، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے معزز عدالت کو حقائق سے آگاہ کر کے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، کیونکہ استغاثہ کے گواہ کی حیثیت سے یہ آپ کا حق بنتا تھا۔ میں لمحہ بھر کے لیے تھما، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، سلمیٰ بیگم، آپ کے بیان سے تو یہی تاثر ابھرتا ہے کہ آپ نے ملزمہ کو اپنی آنکھوں سے وہ جرم کرتے دیکھا ہے جس کے الزام میں وہ اس وقت ملزموں والے کھٹیرے میں کھڑی نظر آ رہی ہے۔ مم میں نے ایسی تو کوئی بات نہیں کی کہ میں نے وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بولی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ملزمہ کو اپنے سوتیلے باپ کا قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ شاید میری بات سمجھ نہیں سکے یا آپ اس کا غلط مطلب نکال رہے ہیں۔ وہ اپنے قدموں سے اکھڑ چکی تھی۔ اس کی بنیاد کو ہلا کر میں نے اپنے لیے راہ ہموار کر لی تھی۔ وکیل استغاثہ نے اسے جہاں تک سبق یاد کروا رکھا تھا، میں نے پرچہ امتحان اس سے تھوڑا آگے سے ترتیب دے ڈالا تھا، اس لیے میرے سوالات کے جواب دیتے ہوئے وہ گڑبڑا گئی۔